जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बैक टू बैक बहाली पर बहाली आ रहा है। जैसे कि फ़िलहाल में अभी SSO की बहाली आने वाली है, फिर BSO की बहाली आने वाली है, SSO, BSO। इसके बाद बिहार पुलिस की बहाली आ चुकी है और आपको पता है कि बिहार TRE-4 भी BPSC TRE-4 भी अपने चरम सीमा पर है, यानी वो भी आने वाला है। तो इन तमाम एग्जामिनेशनों को देख करके, इन तमाम एग्ज़ाम्स को देख करके हमने एक नया सीरीज आप लोगों के सामने में लाया है और इसमें इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करेंगे बिहार स्पेशल और बिहार जीके से संबंधित। और हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप YouTube पर जो भी वीडियो देखे हैं बिहार स्पेशल से संबंधित, उससे थोड़ा ये वीडियो हट के आपको मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आज हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बिहार स्पेशल जीके को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है जो हमने पहले बतला दिया है, बिहार स्पेशल जीके। और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि थ्योरी करेंगे और ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे जहाँ तक संभव हो सकेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। यानी आपको पता होगा कि बिहार में जो प्रमुख नदी है उसमें गंगा, कावेरी, पुनपुन, कोशी ना, कावेरी दो कोशी होगा, ये कोशी इत्यादि नदियां हैं, ETC कर दीजिए। इन सभी नदियों के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये जो नदियां हैं इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर मानचित्र देख रहे हैं, ये बिहार की मानचित्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो बीचों बीच जो एक नदी आपको दिखाई दे रही है, ये गंगा नदी है। इस प्रकार से कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। और इधर से एक नदी आती हुई दिखाई दे रही है, ये कोसी नदी है। ये कोसी नदी है, ये यहाँ आकर के कटिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। और इसके बाद इधर एक गंडक नदी है जो यहाँ से निकली है। इधर से ये गंडक नदी आती हुई नज़र में आती है और यहाँ पर आकर ये गंडक वैशाली के आसपास में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बिहार के प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें गंगा, गंडक, कोशी, बागमती, महानंदा, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु और बूढ़ी गंडक है। मतलब ये जो नदियां हैं ये बिहार में बहने वाली नदियां हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा के बारे में। किसके बारे में? गंगा के बारे में। यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो ये जो नदी है, यहाँ पर पिछले फिगर में भी हमने बताया था, पिछले मैप में भी बताया था कि ये जो नदी है ये गंगा नदी है। यहाँ पर ये गंगा नदी है, ऐसे ये गंगा नदी है। इधर से एक नदी गई है और ये बहुत सी सहायक नदी इनसे मिलती गई है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा की बात करते हैं तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी, जो बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी गंगा नदी जो है ये बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। गंगा के जो उत्तरी भाग है उसे हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं और जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। यानी ये गंगा नदी है, ये कौन सी रिवर है? गंगा नदी है। और इस गंगा नदी के जो उत्तर में ये भाग है इसे हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार कहते हैं। और गंगा नदी के दक्षिण में जो भाग है इसे हम लोग दक्षिणी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार, जैसे कि पटना इधर हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये सब दक्षिणी बिहार में आता है। और इधर हम लोग बात करते हैं तो अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर ना, खगड़िया,
वैशाली, ये सब जो है ये उत्तरी बिहार के अंतर्गत आता है। यानी सबसे अच्छी कहने वाली बात ये है, यानी कहने का मतलब है कि गंगा नदी जो है ये बिहार को 2 भागों में बांटती है। अब अगर हम बात करते गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाकर के ये समुद्र में विलीन हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं गंगा की कुल लंबाई की, तो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। और गंगा नदी घाटी में 11 राज्य में आते हैं ना। नदी घाटी में कितने राज्य में आते हैं? 11 राज्य में आते हैं। गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश के हिस्से आते हैं। यानी ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, इनकी जो जल का जो ग्रहण क्षेत्र है उसमें भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश भी आते हैं। आगे हम लोग गंगा के बारे में बात करते हैं, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है। यानी आपको पता है कि गंगा नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और आपको बता दें ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये महान हिमालय का भाग है, यानी ग्रेट हिमालय का ये भाग है। ये किसका भाग है? ग्रेट हिमालय का भाग है गंगोत्री। गंगोत्री ग्रेट हिमालय का भाग है। जब आपको हम माउंटेन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि सबसे पहले सबसे ऊंचा जो चोटी है ग्रेट हिमालय का वो माउंट एवरेस्ट है। और ग्रेट हिमालय का जो अधिकतर भाग है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। और अधिकांश नदी जो गंगा से निकलती है वो ग्रेट हिमालय से ही निकलती है। चलिए उसके बाद यदि हम बात करते हैं गंगा के बारे में, तो यहाँ दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला गंगोत्री के पास गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। उसके बाद भागीरथी, अलकनंदा नदियों से मिलती हुई गंगा बनती है। और ये 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है। आगे बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ के बारे में, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कहाँ पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ये सागर द्वीप के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सागर द्वीप के पास जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म के हिसाब से, यानी हिंदू धर्म के मुताबिक गंगा जो है, गंगा नदी दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। हिंदू धर्म के हिसाब से क्या है? गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। और आपको बता दें कि गंगा के जल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती है, जब गंगा निकलती है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों से टकराते हुए निकलती है, जिसके कारण गंगा के जल में एंटीवायरस रहता है, यानी बैक्टीरियोफाज रहता है। क्या रहता है? बैक्टीरियोफाज रहता है। गंगा जल में क्या रहता है? बैक्टीरियोफाज रहता है, जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके कारण इसमें जल्दी कीड़ा नहीं लगता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब हिंदू धर्म के मुताबिक है। ये किस धर्म के मुताबिक है? हिंदू धर्म के मुताबिक जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका पाप क्या होता है? धुल जाते हैं। आगे जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इधर आता है गंडक नदी। तो यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिला से होकर बहती है। यानी गंडक नदी कहाँ कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में भारत में एंट्री करती है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली जिला से होते हुए बाहर निकल जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी नदी है जो अपना रास्ता बहुत मोड़, यानी बहुत इसमें मेर है, और ये बहुत उत्तर भारत में ये बहुत प्रलयंकारी बाढ़ लाती है, इसलिए इस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है।
बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लाती है और बाढ़ ऐसा वैसा बाढ़ नहीं, बहुत भयानक बाढ़ लाती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे और ये कहाँ, ये भी नेपाल से ही आती है। आगे हम लोग बात करते हैं बागमती के बारे में। तो यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिला से होकर बहती है। यानी यह दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में होते हुए ये नदी जाकर के फिर ये गंगा में जाकर मिलती है। इससे आगे हम लोग देखते हैं तो आगे आता है महानंदा। महानंदा नदी, यह नदी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है, तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा हो जाएगा। यह किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिला से होकर बहती है। उसके बाद आता है कमला। कमला नदी जो है ये नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और कोसी में मिलती है। कहाँ जाकर मिल जाती है? कोसी में। ये नेपाल से निकलती है, बिहार में आकर के किससे मिल जाती है? कोसी मिल जाती है और कोसी के साथ एक साथ बहती है कमला कोसी। आगे है सोन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और बिहार में गंगा में मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिहार में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। चलिए, उसके बाद जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो है पुनपुन नदी। और पुनपुन के बारे में बात करें तो यह नदी झारखंड और बिहार में बहती है और यह गंगा की एक सहायक नदी है। ये झारखंड से आने वाली नदियां हैं जो बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। आगे है फल्गु नदी। यह नदी झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में गया जिला में गंगा में मिल जाती है। यानी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली ये नदी बिहार के गया जिला में आकर के गंगा में मिल जाती है, यानी गंगा में विलीन हो जाती है। उसके बाद बातचीत करेंगे तो आता है बूढ़ी गंडक। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और गंडक नदी में मिल जाती है। यानी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे गंडक में आकर ये कौन मिल जाती है? बूढ़ी गंडक मिल जाती है। ये भी नेपाल से निकलती है और वो भी नेपाल से निकलती है। चलिए, तो दोस्तों इससे पहले हम लोग बिहार की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा, तो और अगर आप उसे याद रखेंगे तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप बिहार की जो नदियां हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनका आप हल कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो सेकेंड टॉपिक है, इसमें हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बिहार के जीआई टैग के बारे में। यानी बिहार के उन सभी उत्पादक पदार्थ या खाद्य पदार्थ जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जीआई टैग क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जीआई टैग एक ऐसा संकेत है, यानी जीआई टैग भौतिक संकेत है। क्या है इसे? भौतिक संकेत है। जीआई टैग या भौतिक संकेत एक ऐसा टैग है जो किसी विशेष उत्पादन को उसके मूल भौतिक क्षेत्र से जोड़ता है। यानी ये किसी विशेष उत्पाद को उसके मूल, जहाँ से ओरिजिन होता है, उससे ये जोड़ता है। और यह क्या करता है? तो यह सुनिश्चित करता है कि केवल उस क्षेत्र के लोग ही उस उत्पादन को उसी नाम से बेच सकता है। मतलब ये जीआई टैग यही बतलाता है कि वो जो, जैसे कि लीची, अब लीची बिहार का है तो लीची नाम से सिर्फ बिहार की लीची ही बिकेंगे, यानी बिहार की लीची फेमस है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। आगे बात करते हैं जीआई टैग मिलने से उत्पादन की गुणवत्ता, विशिष्टता और पहचान को बढ़ावा मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल उसी क्षेत्र के लोगों के ही उस उत्पादन को उस नाम से बेचा जा सकता है। मतलब जैसे कि लीची है, तो लीची की नाम जैसे ही आएगा तो उसमें प्रमुख लीची जो आएगा वो बिहार की लीची का नाम आएगा। अब चलिए, अब हम लोग बातचीत करते हैं बिहार की जीआई टैग वाले उत्पाद के बारे में।
तो सबसे पहले जो बिहार के जीआई टैग में आता है वह है मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। अब आखिर क्यों मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला है? तो मुजफ्फरपुर की लीची अपने मीठे और रसीले स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यानी मुजफ्फरपुर की लीची जो है वो मीठा होता है और उनका स्वाद जो है ज़्यादा रसीला होता है, जिसके कारण प्रसिद्ध है। और इसी गुण के कारण मुजफ्फरपुर की लीची को शाही लीची कहा जाता है और इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद यदि बात करते हैं, ये जो लीची है ये मुजफ्फरपुर का लीची है। ये जो आम है ये भागलपुर का जरदुला आम है। अब भागलपुर के जरदुला आम को क्यों दिया गया है भाई? तो भागलपुर में उगाए जाने वाले जरदुला आम भी अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं। यानी भागलपुर में जो एक आम का विशेष प्रजाति है जरदुला आम, वो अपने खास स्वाद के लिए, अपने मीठी सुगंध के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तो भागलपुर का कतरनी चावल। कौन सा चावल? कतरनी चावल। भागलपुर के जो कतरनी चावल है वो अपने खूबसूरती और खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। भागलपुर के जो कतरनी चावल है वो अपने खूबसूरती यानी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। यानी कतरनी चावल कहाँ के हैं? भागलपुर के। उसके बाद बात करते हैं सिलाव का खाजा। सिलाव का खाजा बिहार के एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है। यानी सिलाव का खाजा जो है वो बिहार की प्रसिद्ध मिठाई है। याद रखेंगे पाजा जो है वो सिलाव का है और इसे क्या है? जीआई टैग मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मगही पान जो है ये मिथिला से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? मिथिला से जुड़ा हुआ है ना। मिथिला के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इधर आ जाता है मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल इत्यादि। ये जो जिला है ये सब मिथिला के अंतर्गत आता है। तब मिथिला का जो मगही पान है, ये मगही पान कहाँ का? मिथिला का है। यह मगही पान अपने स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? सुगंध के लिए। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक प्रसिद्ध लोक कला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इसे MBBI लगा लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे मानिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक लोक कला है। ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया कि आखिर मधुबनी पेंटिंग है क्या। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की एक लोक कला है जिससे जीआई टैग मिला है। अब मधुबनी पेंटिंग में किसका छाप रहता है? तो इन जनरली मधुबनी पेंटिंग जो है वो पत्ती से, हल्दी से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मधुबनी पेंटिंग है। इसमें मानवता का कुछ संकेत रहता है, यानी पर्सोनिफिकेशन पर आधारित ये क्या होता है? मधुबनी पेंटिंग है। उसके बाद है तसरशील। क्या है? तसरशील। ये भागलपुर का है। कहाँ का है? ये भागलपुर का है। अभी तक हम लोग भागलपुर से संबंधित 3 चीज़ देखे हैं। एक तसरशील, इससे पहले एक और देखे थे हम लोग, 2 और देखे थे। एक देखे थे भागलपुर के कतरनी चावल और एक देखे थे भागलपुर के जरदुला आम ना। तो ये 3 चीज़ हम लोग देखे हैं जो भागलपुर से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग तसरशील का संबंध बिहार के भागलपुर जिला से है। और तसरशील का भागलपुर का तसरशील भी अपने गुणवत्ता और सुंदरता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और अगला यहाँ पर आता है कुछ अन्य जीआई टैग वाले खाद्य पदार्थ में, जैसे कि बिहार के मिर्चा चावल, मिथिला का मखान, ये मखान है ना, मिथिला का मखान। उसके बाद सुजनी कढ़ाई, सुजनी गदल्ला जिसे कहते हैं बिहार में, सुजनी कढ़ाई, सिक्की घास शिल्प, यानी सिक्की का डलिया होता है। आपको हम कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे सिक्की का घास शिल्प। उसके बाद है एप्लिक कार्ड, मंसूरा कला इत्यादि को भी जीआई टैग मिल चुका है।
तो ये कुछ बातें थी जीआई टैग से संबंधित। अब अगला टॉपिक जो अपना है वो है बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि महाजन पद का संबंध, अशोक का संबंध, इन सबों का संबंध कहाँ से है? बिहार से ही है। तो इसलिए हम लोग अपने ये तीसरा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे बिहार के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ राजवंश के बारे में। भाई चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे प्राचीन राजवंश, फिर बात करेंगे मध्यकालीन राजवंश के बारे में। तो प्राचीन राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो है वो मगध साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य जो वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित था, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने मौर्य और गुप्त साम्राज्य को जन्म दिया। यानी मगध जो है वो बिहार में ही स्थित था। मगध, अंगिका, बज्जी, ये सब बिहार में ही था और इस पर मौर्य और गुप्त वंश ने क्या किया है? शासन किया है। आगे अगर बात करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थे, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? पटना कहलाता है। यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पटना को बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य है ये। गुप्त साम्राज्य ने भी बिहार में शासन किया और इसे भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यानी यहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस युग को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो हो जाता है गुप्त युग को, गुप्त वंश को। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। भारत के लिए स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। आगे आता है बज्जी गणराज्य। तो बज्जी गणराज्य है ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य जो बिहार में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। बज्जी साम्राज्य भी कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। उसके बाद आता है हर्यक वंश। क्या आता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है ये बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया और मगध साम्राज्य का भी विस्तार किया। वैसे दोस्तों हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें जितने भी वंश है, इनके शासक है, इनके जो वंशानुक्रम है, सबका डिटेल से वर्णन करेंगे। क्योंकि ये बिहार स्पेशल है तो इसमें हम लोग मुख्य टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन राजवंश। क्या शुरू होता है? मध्यकालीन राजवंश। और मध्यकालीन राजवंश में आता है पाल वंश। कौन आता है? पाल वंश। पाल वंश ने बिहार में लंबे समय तक शासन किया और नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के केंद्र का स्थापना किया। यानी यहाँ से एक चीज पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश के शासन में बना था? तो वो हो जाएगा पाल वंश। क्या हो जाएगा? पाल वंश। अब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? ये बात आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे। उसके बाद आता है चेरी राजवंश, चेरो राजवंश। चेरो राजवंश ने बिहार के दक्षिण भाग में शासन किया था। चेरो राजवंश कहाँ शासन किया था? बिहार के दक्षिण भाग में शासन किया था। इसके बाद आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, नुहानी वंश, सूर वंश, मुगल वंश। इन राजवंशों ने बिहार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया है? शासन किया है। ये जितने भी राजवंश की चर्चा हमने यहाँ पर किया है, ये शॉर्ट में इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से भी वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो होगा प्राचीन इतिहास का और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। उसके बाद आता है बृहद्रथ वंश।
यह मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। यानी मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? बृहदत्त वंश। उसके बाद है दरभंगा महाराज या दरभंगा राजा। यह मैथिल ब्राह्मण राजवंश था जो मिथिला क्षेत्र में शासन करता था ना। दरभंगा महाराजा जो है वो मैथिल ब्राह्मण के राजवंश थे और ये जो है मिथिला क्षेत्र का शासक था। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी, जो 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने बिहार पर शासन किया और दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। यानी बिहार पर शासन करने वाले शेर शाह सूरी दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को क्या किया था? हराया था। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के मुख्य विरासत के बारे में। किसके बारे में? बिहार के मुख्य विरासत के बारे में। तो बिहार के मुख्य विरासत में सबसे पहला आता है ऐतिहासिक स्थल। अब बिहार में ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है? तो जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया जो महाबुद्धि मंदिर है बोध गया का, वैशाली, राजगीर और बराबर गुफाएं जैसे ऐतिहासिक स्थल बिहार के समृद्धि की विरासत को दर्शाता है। अगर हम लोग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो बोध गया में महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है। यानी बोध गया के महाबोधि मंदिर ना, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं बिहार की संस्कृति के बारे में। तो बिहार की संस्कृति में भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। यानी बिहार में कई एक प्रकार की संस्कृति नहीं है, बल्कि बिहार में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण मिलता है। जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत, अंग इत्यादि संस्कृतियों का मिश्रण है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग लोक कला, तो लोक कला में प्रसिद्ध है मधुबनी की पेंटिंग, लोकगीत, छऊ नृत्य और भोजपुरी संस्कृति बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा मिथिला में झिझिया गीत भी इसके लोक कला में समर्पित है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सुजनी शिल्प भी बिहार के लोक कला में आ सकता है। वैसे हम सुजनी शिल्प के बारे में इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसे जीआई टैग भी मिला है। चलिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बिहार के गोल घर है। आगे हम लोग बात करते हैं हस्तकला के बारे में। तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग, कोहबर और पिरिया जैसे हस्तकलाएं प्रसिद्ध है। अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर लिट्टी चोखा, चूरा दही, सत्तू बिहार की प्रमुख व्यंजन है। क्या? लिट्टी चोखा, चूरा दही और सत्तू। लिट्टी चोखा, चूरा दही और सत्तू क्या है? बिहार के प्रमुख व्यंजन है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो गंगा, सोन और घाघर जैसे नदियों और हिमालय की तराई की पहाड़ियाँ बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य को क्या करती है? दर्शाती है। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ये अपना टॉपिक नंबर 4 होगा और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। बिहार में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जैसे कि सबसे पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। क्या है? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। यानी गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे, जो किसानों के हित में था। नील सत्याग्रह या इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1917 में, जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ थे। इसके बाद आता है बिहार छात्र आंदोलन। ये कब हुआ था?
1974 में। कब हुआ था? 1974 में। बिहार छात्र आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण जी थे। यह बिहार सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ छात्रों द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी ये जो बिहार छात्र आंदोलन है इसकी शुरुआत पटना से जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार छात्र आंदोलन कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1974 में। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आता है किसान आंदोलन। बिहार में किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह का डेट याद रखेंगे। ये कब हुआ था? 1855 से 1856 के बीच, और यह विद्रोह संथाल जाति द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। उसके बाद है, अच्छा, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सिद्धू और कानू दो भाई मिलकर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका भी बात याद रखेंगे। उसमें इसका भाई एक चांद भी आ जाता है ना। अब आता है मुंडा विद्रोह। इसे बिरसा मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह मुंडा जनजातियों के द्वारा जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। चलिए आगे आता है बकासत आंदोलन। यह आंदोलन 1930 से 40 के दौरान दरभंगा जिला के जमींदारों के खिलाफ और बकासत भूमि के काश्तकारों के अधिकारों के संघर्ष है। यानी ये कहाँ हुआ था? दरभंगा जिला में हुआ था। आगे आता है बिहार किसान सभा आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखेंगे, बिहार किसान सभा के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसानों की शिकायतों को संगठित करने के लिए किया गया ये क्या है? एक आंदोलन था। तो बिहार किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। बिहार में इस आंदोलन में छात्रों और आम जनताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये भी याद रखेंगे। मुख्य तिथि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद आता है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था क्या? सबने अवज्ञा आंदोलन, जो साइमन कमीशन के विरुद्ध में था। उसके बाद आता है फकीर और सन्यासी आंदोलन। ये 1772 से लेकर के 1789 तक चला था और बिहार में अंग्रेज के खिलाफ पहला किसान आंदोलन था। याद रखेंगे, सन्यासी आंदोलन और फकीर आंदोलन ये बिहार में अंग्रेज के खिलाफ पहला आंदोलन था। अब हम लोग बातचीत करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रमुख नेता, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रमुख नेताओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में एक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और वे बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद बात करते हैं हम बाबू वीर कुंवरसी के बारे में। तो बाबू वीर कुंवरसी का संबंध 1857 के विद्रोह से है और 1857 के विद्रोह में बिहार में क्रांतिकारी नेता थे और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ये बात भी याद रखेंगे, जगदीशपुर के ये जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के कौन थे? ये जमींदार थे। ए भाई, जमींदार, नवीनदार ने जमींदार थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा में है। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आता है श्री कृष्ण से। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। याद रखेंगे, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला आता है जयप्रकाश नारायण। आपको पता है जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के लिए ये क्या है?
जाने जाते हैं, जिसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं। एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुदीराम बोस जो स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ये सब बिहार के ही थे। आगे है रामदेनी सिन्हा, ये बिहार के पहले शहीद थे। बिहार में देश के लिए सबसे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली बार शहीद होने वाले कोई थे तो वो रामदेनी से ही थे, याद रखेंगे। लेकिन इसका नाम कोई नहीं लेता है, बहुत दुख की बात है। रामदेनी सिंह जो बिहार के पहले शहीद थे, इनका नाम कोई नहीं लेता है। आगे है केपी यादव। केपी यादव मधेपुरा में शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद है प्रभावती देवी और तारा रानी श्रीवास्तव, आज़ादी लड़ाई में महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और ये बिहार के थे। उसका सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार की अस्मिता का बोध जगाने वाले पहले नेता ये थे। अब हम लोग बात करेंगे बिहार के प्रमुख वन जीव अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में? बिहार के प्रमुख वन जीव अभयारण्य के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। ये पक्षी अभयारण्य दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है। यहाँ बेगूसराय में पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद भीम बांध जो है वो मुंगेर में है। यहाँ पर जो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन ये है कहाँ? भागलपुर में है ना। गोंगबिल कहाँ है? कटिहार में है ना। कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है? कैमूर में है। तो ये सब है, इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वाल्मीकि उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। और यह बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है जो पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। यानी यहाँ से एक प्रश्न तो सीधा पूछा जा सकता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ये प्रसिद्ध किसके लिए है और ये कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है और यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, यह मुंगेर जिला में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये राजगीर और नालंदा में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यह कैमूर और रोहतास में स्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये हो जाता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, यह गया में है। और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य यह पश्चिमी चंपारण में है। इसके बाद कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये वैशाली में है। और ये गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है। इसके बाद कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये केंद्र सरकार जल्द ही इसे टाइगर रिजर्व की दर्जा देगी। किसे? कैमूर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य को। याद रखेंगे ये कहाँ है? कैमूर में है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व। इसे अभी मान्यता तो नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसको मान्यता मिल जाएगा। अतः बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व। उसके बाद अगस्त 1936 में भारत का एक पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित स्थापित किया गया था। यानी भारत का पहला जो उद्यान है जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसका स्थापना अगस्त 1936 में हुआ था। आगे अगर हम बात करते हैं तो रोहतास के करमचट डैम के पास बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। यानी बिहार के सबसे बड़ा पार्क कहाँ बनने वाला है? रोहतास में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और यह बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व है अभी तक, लेकिन कैमूर को बनाने वाला है तब 2 हो जाएगा। आगे स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है और इसे रामगंगा नेशनल पार्क बना दिया गया है। किसको? जिम कार्पेट को। ये बात याद रखेंगे, ये बात जिम कार्पेट के लिए। किसके लिए? जिम कार्पेट का नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया है?
रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। चलिए, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और जल्द ही इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पठार के बारे में, बिहार की खनिज संपदा के बारे में और बिहार के मिट्टी के बारे में, सोइल ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।